जेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे सीएम। 12:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। लखनऊ से खबर, दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें आपको कि सीएम योगी की आज पीएम से मुलाकात है। कल मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और आज प्रधानमंत्री आवास पर 10:45 पर मोदी जी से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब बात करेंगे नाकाम सिस्टम बेबस विधायक। संभल में भाजपा विधायक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने घेराव किया। विधायक ने कहा कि मंत्रियों के ऊपर नहीं सुनी जाती है तो मेरी कौन सुनेगा। जिले भर में खुलेआम लूट मचाई जा रही है। अस्पतालों में जनता को मामूली इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जनपद संभल के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के मौजूदा विधायक व पूर्व मंत्री अजीत कुमार राजू यादव ने जनपद की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय सक्सेना के दफ्तर का घेराव कर दिया। दरअसल विधायक का आरोप है कि मामूली बीमारी में भी लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं दिया जा रहा है। उनको ये कहकर भगा दिया जाता है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, तुम प्राइवेट अस्पताल चले जाओ। भाजपा विधायक अजीत कुमार राजू ने कहा कि जनपद में लूट मची हुई है, फर्जी मेडिकल बनाए जा रहे हैं, मोटी रकम लेकर शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अजीत राजू कहते हैं कि जिले में प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औखल से भी कई बार शिकायत की, पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरी ऊपर कोई नहीं सुनता, मैं क्या कर सकता हूँ। विधायक कहते हैं कि जब मंत्रियों की कोई नहीं सुन रहा है तो हम तो एक विधायक हैं, हमारी कौन सुनेगा। यहाँ पर कोई अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है और भी तमाम सुविधाओं की कमी है और जो डॉक्टर वगैरह हैं यहाँ पर फर्जी डॉक्टरी भी करते हैं। बहुत पैसे का धंधा चल रहा है यहाँ पर बहुत बुरी तरह से। और जो गांव में या तहसील क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल हैं उसमें भी जो पर्चा लिखा जाता है वो जो बाहर जो मेडिकल स्टोर हैं उनके लिए पर्चा लिखा जाता है। तो ये जो है बिल्कुल वास्तविकता बता रहा हूँ, ये ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ और ये कोई कागज़ों की बात नहीं बता रहा हूँ। जो प्रैक्टिकल रूप से मैं देख रहा हूँ उस बात को मैं बता रहा हूँ। देखिए हमारे प्रभारी जब मंत्री जी आए थे यहाँ पर तो उनको हमने ये बात बताई, 2 बार बताई प्रभारी मंत्री जी को, हमने 2 बार बताई। प्रभारी मंत्री जी कहते हैं कि हमारी कोई सुनता ही नहीं। प्रभारी मंत्री जी कहते हैं ऊपर कोई हमारी सुनता ही नहीं। अब बताओ, प्रभारी मंत्री जी की कोई नहीं सुनना, हमारी कोई नहीं सुनना, फिर सुन किन की राय ये समझ में नहीं आ रही अभी तक। ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन अभी जैसा इन्होंने बताया तो मैंने वहाँ जिला अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर सुशील कुमार, उनसे वार्ता करी है कि इनका एक्सरे के बाद में वहाँ इनको उपचार क्यों नहीं दिया गया। अभी मैं थोड़ी देर में इनको लेकर के जिला अस्पताल में जाऊँगा और वहाँ इनका उपचार करा के जो भी प्लास्टर वगैरह इनको लगेगा वो करवा के फिर ऐसे में आईना बिल्कुल साफ है और ये भी साफ है कि नाकाम सिस्टम के आगे अब विधायक भी बेबस हो गए हैं। देखना होगा ये नाकामी बेबसी पर कब तक हावी रहेगी और कब सिस्टम में सुधार होगा। संभल से के न्यूज इंडिया के लिए रईसा अलवी की रिपोर्ट। और यहां पर भाजपा विधायक ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। नाकाम सिस्टम के आगे बेबस नजर आ रहे हैं विधायक। जिस तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोली, उन्होंने दिखाया कि कैसे यहां पर कमियां जो है वो देखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऊपर मंत्रियों की नहीं सुनी जाती है तो फिर मेरी कौन सुनेगा, मैं तो एक विधायक हूं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर उन्होंने घेराव किया और जिस तरीके से इस बार कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाहियां देखने को मिली है, जिस तरीके से लूट घसोट हुई है, जिस तरीके से
मनमानी जो है वो अस्पतालों ने की है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी शर्मनाक भी रहा। और मुख्यमंत्री ने जब ज़मीनी दौरा किया उसके बाद उन्होंने भी इस बात को ध्यान में दिया कि कैसे स्वास्थ्य विभाग में लापरवाहियाँ की जा रही हैं। भाजपा विधायक ने भी अब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब ऊपर मंत्रियों की नहीं सुनी जाती है तो हम तो सिर्फ विधायक हैं, और नाकाम सिस्टम के आगे बेबस विधायक नजर आ रहा है। और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली से यूपी सदन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला निकला है। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं मुख्यमंत्री। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला निकल चुका है और प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में, और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचे थे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात है मुख्यमंत्री की, और प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यहां पर हम बात कर रहे हैं नाकाम सिस्टम और बेबस विधायक की। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे विधायक ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोली है। यहाँ पर बताया कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में लूट घसोट चल रही है, किस तरीके से मनमाने पैसे लिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो ठीक तरीके से मुहैया नहीं हो पा रही है लोगों की। उन्होंने साफ कहा कि जब मंत्रियों की नहीं सुनी जाती है तो मैं तो विधायक हूं, मेरी कौन सुनेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रईस अलवी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रईस, ये क्या पूरा मामला है, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपके लिए। देखिए, राजू जी जो है वो बीजेपी के विधायक हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब हम प्रभारी मंत्री की नहीं सुनी जाती यहाँ पर, तो मैं तो एक विधायक हूँ, मेरी कौन सुनेगा। लगातार जो है राजू जी जो है अपने सरकार के खिलाफ धरने पर बैठते हैं, लगातार आला अधिकारी को शिकायत करते हैं, मुख्यमंत्री को भी शिकायती पत्र लिख के भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजू विधायक की कोई सुनने वाला नहीं है। जनपद में कोई भी आला अधिकारी हो या नीचे स्तर का अधिकारी हो, कोई नहीं सुनता है। अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बहुत जल्दी सामने आ रही है। एक मामला जो था वो कल एक मामला आया था, लड़ाई झगड़े का एक मामला था। उस व्यक्ति की जो चोट आई थी, वो चोट के लेकर वो अस्पताल में गया था और उसके हाथ में फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर के दौरान उसने एक्सरे कराया, एक्सरे के दौरान लेकिन वहां पर ना ही एक्सरे की मशीन थी और ना ही उसके हाथ में प्लास्टर करा गया। जी, जब इस बात को पीड़ित ने मंत्री से क्या बोलते राजू जी से विधायक से गुहार लगाई कि साहब मेरी जनपद में कोई सुनने वाला नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के कोई भी कर्मचारी या डॉक्टर नहीं सुनने आया, नहीं मुझे देख रहा है, तो राजू जी स्वयं सीएम साहब के मिले, उनसे अगर उन्होंने घेराव किया और उन्होंने कहा भाई इससे पीड़ित की क्यों नहीं सुनी जाती है। लेकिन इस मामले को जब देखा गया तो उस बंदे जो पीड़ित था, उस पीड़ित की हाथ में नहीं तो पट्टी बंधी हुई थी और न ही उसको ट्रीटमेंट दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात किया तो स्वास्थ्य विभाग इतनी लापरवाही बरत रहा है। आज दिन सुर्खियों में आने वाला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने तस्वीरें आती रहती हैं और लगातार जो विधायक जी हैं राजू जी, वो लगातार इस मामले का मुद्दा उठाते रहते हैं। प्रभारी मंत्री से कई बार शिकायत कर चुके हैं। संबल की विकास कार्य की अगर बात किया है तो उसको भी लोगों ने प्रभारी मंत्री से कहा है, और स्वास्थ्य विभाग की बात किया तो उसको भी प्रभारी मंत्री से कहा है। मुख्यमंत्री को भी कई बार लेटर लिख के उन्होंने जो है भेजे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी की जो विधायक है उनकी नहीं सुनी जाती है और लगातार अपने ही सरकार के खिलाफ लगातार कई बार मुख्यालय पर, डीएम कार्यालय पर, मुख्य एसपी कार्यालय पर धरने बैठते रहते हैं। जी, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं यूपी सदन से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोक कल्याण भवन। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश सदन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए निकल चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से निकल चुके हैं, और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सीएम योगी की आज पीएम मोदी से मुलाकात है। यूपी सदन से निकले सीएम योगी, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से निकल चुके हैं, और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
आपको बता दें कि कल दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए यूपी सदन से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जो कि यूपी सदन से रवाना हुआ प्रधानमंत्री आवास जाने के लिए। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये प्रधानमंत्री आवास की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर मौजूदा राजनीति हालात को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल जो है वो लगातार देखने को मिल रही थी, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अचानक दिल्ली पहुंचे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आज वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री आवास पहुंचने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री आवास की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री आवास पहुंचेगा और यहाँ पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री और ये मुलाकात काफी अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है यूपी चुनाव को लेकर। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री का काफिला रवाना हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वो निकले और इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास। थोड़ी ही देर में पीएम से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। पहुंच चुके हैं पीएम आवास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि 2022 में यूपी चुनाव होने हैं जिसको लेकर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये तस्वीरें उनके काफिले की जब वो यूपी सदन से रवाना हुए थे प्रधानमंत्री आवास के लिए। प्रधानमंत्री आवास की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई और इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको ये बता रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद कुछ ही देर में जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। 2022 के चुनावों को लेकर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री का काफिला रवाना हुआ प्रधानमंत्री आवास के लिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और इस वक्त पीएम आवास पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। पीएम आवास की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी की आज पीएम से मुलाकात है और उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से राजनीतिक हलचल जो उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही थी, उसके बाद अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा और कल दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पीएम आवास पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काफी अहम मानी जा रही है ये मुलाकात यूपी चुनाव के मद्देनजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पहुंच चुके हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट के न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री का काफिला यूपी सदन से रवाना हुआ था पीएम आवास के लिए और पीएम आवास पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी चुनाव के लिहाज से ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। शाह के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम आवास पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम पीएम की मुलाकात, पीएम आवास पहुंचे सीएम योगी। आपको बता दें कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मुख्यमंत्री के काफिले की तस्वीरें, जब यूपी सदन से मुख्यमंत्री रवाना हुए, पीएम आवास की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं पीएम आवास और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। पीएम आवास पहुंच चुके हैं सीएम योगी। 2022 के चुनाव को लेकर यह मुलाकात काफी अहम है। यूपी की सियासत पर मंथन हो सकता है, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम आवास पहुंचे सीएम योगी। इससे पहले संगठन और सरकार में बदलाव को लेकर लग रहे कयासों को विराम देते हुए अमित शाह ने सीएम योगी के साथ लंबी बैठक की और यूपी में करीब 1 महीने से योगी सरकार के खिलाफ पार्टी के भीतर विरोध के सुर उभर रहे थे। ऐसे में योगी का दिल्ली आना और शाह और पीएम से मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम आवास पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। यूपी की सियासत पर चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है। – 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरीके से 1 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल जो है वो लगातार राजनीतिक हलचल जो है वो देखने को मिल रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अचानक दिल्ली दौरा और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पीएम आवास पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और करीब 1.5 घंटे तक उनकी ये बैठक चली थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान 2022 के लिए रोड मैप और संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं सीएम और काफी अहम माना जा रहा है ये मुख्यमंत्री का दौरा और पीएम और सीएम की मुलाकात। अभी हाल ही में जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़ जितेंद्र प्रसाद भाजपा में शामिल हुए और के बाद मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली पहुंचे और दिल्ली आपको बता दें कि उन्होंने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहां करीब 1.5 घंटे तक उनकी बैठक हुई अमित शाह के साथ। 2022 के चुनाव के मद्देनजर ये बैठक जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। पीएम से मुलाकात करने के लिए पीएम आवास पहुंच चुके हैं। पीएम आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। पीएम आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम और सीएम की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सीएम पीएम की बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मोदी और योगी की मुलाकात, बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम सीएम की मुलाकात, बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम हाउस में चल रही है बैठक। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कैबिनेट में बड़े फेरबदल हो सकते हैं, क्या कुछ जिस तरीके से 2022 में चुनाव होने उसको लेकर क्या रणनीति है, क्या कोई बदलाव किया जा सकता है। ये बैठक इस लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। पीएम हाउस में चल रही है लगातार बैठक। सीएम योगी की इस दिल्ली यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और पीएम से मुलाकात करने के बाद 12:30 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनके घर पर मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। और कल दिल्ली पहुंचे सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और इस वक्त पीएम आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम सीएम की ये मुलाकात काफी अहम है। उत्तर प्रदेश में सियासी अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि कल
वो दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। करीब 1.5 घंटे उनकी ये बैठक चली थी और अब प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। बैठक शुरू हो चुकी है और उसके बाद करीब 12:30 बजे के आसपास पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके घर पर भी मिलेंगे। कल दिल्ली पहुंचे थे सीएम योगी। कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। इन मुलाकातों में यूपी चुनाव पर चर्चा, चुनाव का एजेंडा, कोरोना से दूसरी लहर से निपटने के बाद वैक्सीनेशन, तीसरी लहर की तैयारी, मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल, संगठन और सरकार की समन्वय, आने वाले दिनों में कुछ परियोजनाओं को लेकर चर्चा जैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विश्वनाथ कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे मुद्दों पर भी बात हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार की भी अटकलें काफी तेज है। पीएम और सीएम की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, चुनाव के मद्देनजर भी। लगातार हम इसी खबर पर बने रहेंगे। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जोड़ हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मोदी और योगी की मुलाकात। आपको बता दें कि पीएम आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम और सीएम की मुलाकात ये काफी अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 को विधानसभा चुनाव होने हैं और उस लिहाज से ये बैठक काफी अहम है। पिछले 1 महीने से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल लगातार देखने को मिल रही थी, ऐसे में अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। कल मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, वहां पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे ये बैठक वहां पर उनकी चली और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। पीएम और सीएम की बैठक शुरू हो चुकी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, 1 महीने से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा था, सियासी हलचल काफी तेज हो रही थी, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा और आज पीएम से सीएम की मुलाकात है और बैठक शुरू हो चुकी है। क्या कुछ जानकारी इस मुद्दे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है और हलचल जो 1 महीने से चल रही है और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि कई तरह कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, किस तरह की रणनीति जो है वो दिल्ली से दिशा निर्देश जो है यूपी सीएम को दिए जाएंगे। हालांकि एक खाका जो है वो कल तैयार हो चुका है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात और उसके साथ ही अनुप्रिया पटेल का मिलना, संजय निषाद का मिलना, इस बात के साफ तौर पर संकेत देता है कि भले ही सरकार मुख्यमंत्री चला रहे हो, लेकिन जो गठबंधन का लेवल है, पार्टी किस तरह काम करेगी, जो स्ट्रक्चर लेवल है वो आला कमान के ही हाथ में रहेगा। क्योंकि 2014 के चुनाव की बात करें, 2017 की बात करें, 19 की बात करें, लगातार अमित शाह यूपी की राजनीति में सक्रिय रहे, चाहे गठबंधन को लेके हो या सीटों को लेके हो। और ऐसे में जो खाका है एक तरह से वो कल तैयार हो चुका है। अब जो मुलाकातें हो रही, खासतौर पर प्रधानमंत्री के साथ पहले ही मुलाकात होने वाली थी, हमारे सूत्र बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज की कोरोना काल के चलते मुलाकात नहीं हो पाई। आज प्रधानमंत्री किस तरह से योगी को दिशा निर्देश देते हैं ये देखना होगा, क्योंकि
लगातार इस तरह खबरें आ रही थी कि सरकार और संगठन के बीच कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है, कार्यकर्ता और नेता नाराज है, सरकार की इमेज को भी धक्का लगा है, खासतौर पर इस कोरोना के काल के दौरान। तो अब जो बैठक शुरू हो चुकी है, इसमें किस तरह के दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं, देखना होगा। जी अमित, बिल्कुल। और जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबरें लगातार सामने आ रही है और अटकलें अब तेज हो गई हैं, जिस तरीके से आज पीएम से मुलाकात है सीएम की, तो क्या मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है? इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी हलचल जो है वो इसी बात को लेके है, क्योंकि पहले जो खासतौर पर यूपी में जो बैठकें हुई थी उस दौरान ये खबरें आ रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, लेकिन योगी का यूं अचानक दिल्ली आना ऐसे नहीं हो सकता। जाहिर तौर पर जिस तरह से मीटिंगों का दौर है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चीजें हैं वो आज के दौरे में फाइनल हो जाएगी, क्योंकि कल भी गृह मंत्री के साथ बैठक हो चुकी है, इसके बाद अब प्रधानमंत्री के साथ बैठक है, इसके बाद 12:30 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात है। तो जाहिर तौर पर जो मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें हैं उन पे आज विराम लग जाएगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं। दिल्ली की आज की मीटिंग में इस बात को तय कर लिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल अमित, और जिस तरीके से जो काम अभी कोरोना काल में अधूरे पड़े थे, जैसे कि कुछ परियोजनाएं थी, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विश्वनाथ कॉरिडोर है, पूर्वांचल एक्सप्रेस है, इन जैसे मुद्दों को भी पर भी चर्चा हो सकती है, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है। अमित देखिए सबसे बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक है वो इन मायनों में काफी अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो प्रोजेक्ट होते हैं, खासतौर पर उनके ड्रीम प्रोजेक्ट, चाहे काशी विश्वनाथ की बात करें या अन्य योजनाओं की बात करें, उस पर प्रधानमंत्री खुद फोकस करते हैं और पूरी तरह से मुख्यमंत्री का समीक्षा करते हैं, आगे के लिए दिशा निर्देश देते हैं कि किस आधार पे काम होना है। लेकिन इस बीच चूंकि 2022 का चुनाव भी आ रहा है और उस चुनाव में पिछले प्रदर्शन को कैसे दोहराया जाए या उससे बेहतर प्रदर्शन किया जाए, इसे लेके भी लगातार रणनीति बन रही है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। चाहे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक या प्रभारियों के साथ बैठक की बात करें या संगठन मंत्री बीएल संतोष की बात करें, लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है वो अंतिम चरण में है, क्योंकि मेन दिशा निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री देने हैं। पिछले 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और ऐसे में अब चुनाव में जाना है, तो चुनाव में किस तरह की रणनीति होगी, आखिरकार मुख्यमंत्री किस तरह चीजों को प्रेषित करते हैं, प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, इन चीजों को लेकर यहाँ डिस्कशन होना है। और इस डिस्कशन के बाद माना जाएगा कि यूपी चुनाव का न सिर्फ बिगुल फूक जाएगा, बल्कि जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेके या जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेके जो चीजें चल रही है उन पे भी विराम लग जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इन सारी चीजों को लेके आज की बैठक काफी अहम होने वाली है। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि पीएम के साथ सीएम योगी की बैठक जारी है। पीएम और सीएम की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उस लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हो सकती है। पीएम के साथ योगी की बैठक शुरू है। आपको बता दें कि कल अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने कल मुलाकात की, करीब 1.5 घंटे उनकी वहां पर बैठक हुई और आज पीएम के साथ योगी की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हैं और जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, संभवतः आज उनमें पूर्ण विराम लग जाएगा। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं और हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र सिंह चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन्द्र सर, जिस तरीके से 1 महीने से हम सियासी हलचल जो उत्तर प्रदेश में देख रहे थे, जिस तरीके से बैठकों का दौर जो है वो भी लगातार शुरू हुआ था और आज जिस तरीके से पीएम और सीएम की मुलाकात है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए यशी, अगर पूरा अभी जो हमारे सहयोगी अमित बता रहे थे वो बहुत सारी, अब अगर आप सबसे पहले हम इस पर जो पूरे घटनाक्रम पर नज़र डालने के पहले थोड़ी 2-3 चीज़ें जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि बीजेपी के अंदर भले ही इतना असंतोष ना हो, लेकिन मीडिया उस के अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष है। ऐसा लग रहा है कि हमारे जैसे तमाम साथी वो बहुत जल्दी योगी आदित्यनाथ को हटवाना चाहते हैं या मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं या शर्मा जी को डिप्टी सीएम बनवाना चाहते हैं। इस तरीके से प्रोजेक्शन में देख रहा हूँ पिछले 15-20 दिनों से। और ऐसा ही नहीं कि मीडिया कोई यूं ही नहीं कि उसको कोई अचानक किसी ने इंजेक्शन लगा दिया हो और वो ऐसा करने लगा हो, नहीं, बाकायदे जो योगी
विरोधी लॉबी है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, वो बाकायदे मीडिया मैनेजमेंट कर रही है। वो लगातार इन चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रही है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें केंद्रीय नेतृत्व को बताई जाएं। वो चाहे BL संतोष की बात रही हो या दत्तात्रेय जी जो यहाँ आए हुए थे, संघ के दूसरे नंबर के पदाधिकारी हैं वो, तो इस तरीके की चीज़ें निकल कर आई। लेकिन ये तो एकदम स्पष्ट तय हो गया है, योगी आदित्यनाथ उस तरह के मुख्यमंत्री नहीं हैं कि बहुत जल्दी वो हथियार डाल देंगे, मुझे नहीं लगता। तो कुल मिलाकर जो आज जो कल से योगी दिल्ली में पहुंचे हैं, वो मुलाकात चाहे अमित शाह से हो, चाहे नरेंद्र मोदी से हो, चाहे JP नड्डा से हो, ये मुलाकात पार्टी के रोड मैप को लेकर होगी, जो कि पार्टी अब 2022 में किस तरीके से चलेगी, 2022 के इलेक्शन के लिए क्या क्या जो खामियां रही हैं, अभी क्या क्या ठीक किया जा सकता है, 6-7 महीने का जो वक्त है उसमें क्या कील कांटे भारतीय जनता पार्टी दुरुस्त कर सकती है। तो इन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी बहुत संगठित चुनाव लड़ती है, बहुत संयोजन के साथ में चीज़ों को करती है। तो केवल बहुत सारी चीज़ें हम और आप यहाँ बैठकर हमारा आपकी जो सुई आके अटक जाती है वो मंत्रिमंडल विस्तार और अरविंद शर्मा को डिप्टी CM बनाने तक ही अटक जाती है, उसके बाद हम लोग आगे सोच नहीं पा रहे हैं। बेसिकली क्या है कि जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है या जो संघ और उसके आनुषंगिक संगठन है, संघ चाहे बार बार कहे कि उसका राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन ये सर्वविदित है, सब जानते हैं कि RSS ही भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत है। तो RSS के लोगों ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ के सिवा उत्तर प्रदेश में अगर किसी के नेतृत्व में आप चुनाव में जाते हैं तो आपकी हालत बहुत अच्छी नहीं होने वाली, क्योंकि संघ का हिंदुत्व एजेंडा है। और हिंदुत्व एजेंडे पर अगर देखा जाए तो योगी मोदी से भी ज़्यादा कहीं खरे उतरते हैं। और जो उनका फायर ब्रांड होना, वो शायद भारतीय जनता पार्टी में दूसरा कोई नेता नहीं जो उनके इतना फायर ब्रांड हो। फिर कई चीज़ें और बड़ी निकल कर आती हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। संघ के एजेंडे पर जो उन्होंने काम किया है उसको बताने के लिए बहुत कुछ है। वो चाहे बड़े बड़े माफिया हों, चाहे गुंडे हों, बदमाश हों, या जो घटनाएं हुई हों, उन पर योगी ने बहुत सख्ती के साथ एक्शन लिया। लोग भले ही कहें, लेकिन अब लोगों के मुंह से ये सुनने को उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है कि अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कहीं बहुत ज़्यादा क्राइम की स्थिति आ रही है। आप देख रहे होंगे कि लगातार जो अपराधों पर जो हथौड़ा चला है योगी आदित्यनाथ का, उसमें अपराध और अपराधियों पर उसमें कहीं कोई शक नहीं। तो उनके पास एक लंबी फेहरिस्त है बताने के लिए कि जो अधिकार उन्हें बतौर मुख्यमंत्री दिए गए थे, ये अंदर की बात है, पब्लिक के बीच में वो सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संगठन के तौर पर और जो शीर्ष नेतृत्व के तौर पर उनके हाथ में जानता हूं काफ़ी बंधे हुए थे। और वो अंदर के जो सूत्रों की बात है वो निकल कर ये आई कि उन्होंने स्पष्ट कहा है संघ के अधिकारियों, पदाधिकारी हैं या जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष जी, कि भाई मेरे पास जितने अधिकार थे मंत्रिमंडल में मैं किसी को हटा नहीं सकता, राज्यसभा और विधान परिषद के टिकट में तय नहीं कर सकता, संगठन में मैं किसी को न रख सकता हूँ न हटवा सकता हूँ। तो इतनी जो हमारी एक सीमाएं थी उन पर बंधे रहकर बेहतर काम किया हमने। ये योगी आदित्यनाथ और उनके लोगों ने इस बात को बताने की कोशिश की है नेतृत्व को। तो अब जो मैं देखता हूँ कि एक तो सबसे पहली बात कि जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व नहीं बदल रहा है, ऐसा अब तक का जो घटनाक्रम है। राजनीति कभी भी कुछ भी अचानक होता है और हो जाता है, लेकिन अभी तक का जो घटनाक्रम है, अभी तक की जो जानकारी है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही अब 2022 का चुनाव होने जा रहा है। और बहुत बड़ी बात नहीं कि जो मौजूदा अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो संगठन में बहुत नीचे से आते हैं। वो विद्यार्थी परिषद के बड़े नेता थे, विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चे के भी अध्यक्ष रहे वो, और युवा मोर्चे के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। तो पूरी तरीके से वो एक भाजपा की नर्सरी में रचे बसे नेता हैं। और भले ही वो बहुत ज़्यादा केशव प्रसाद मौर्य की तरह बड़े मुखर ना हो, बहुत कार्यकर्ताओं के बिल्कुल लाडले ना हो ऐसा, लेकिन वो बहुत अच्छे संगठक हैं। अगर वो लाडले नहीं हैं तो उनकी जिलों पर जिलों में कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पैठ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो ये बैकवर्ड का समीकरण है, अति पिछड़ों का समीकरण है, वो अच्छी तरीके से स्वतंत्र देव साध रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व एजेंडा है उसको पूरा कर रहे हैं। और कोरोना काल में ऐसा देश का कौन सा राज्य है जहां भयावह स्थितियां नहीं रहीं?
किस राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं रही? कौन सा राज्य है जिसमें रेमडेसिविर और जो अन्य जीवन रक्षक दवाएं थी वो उनकी कमी नहीं रही? ऐसा कोई राज्य नहीं, मुझे कोई राज्य ऐसा नहीं प्रतीत होता है जहां हाहाकार न मचा हो, और पूरे देश में हाहाकार मचा। तो अब केवल कोरोना काल का जो एक 15-20 दिन का पीरियड था, जो ये दूसरी लहर का, उसमें अगर आप उसके बिना पर योगी आदित्यनाथ को कसूरवार ठहराते हैं तो ये बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि उस दौरान वो खुद कोरोना ग्रसित थे और आइसोलेट थे, सीमित थे, मुख्यमंत्री आवास तक वो सीमित थे। लेकिन जैसे ही वो कोरोना से मुक्त होकर निकले, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में शायद वो इतने ज़्यादा दौरे करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे। ये बातें हुई जिन ग्राउंड पर योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व आगे रिटेन है या रिटेन रहेगा। अब दिल्ली की बात कर रहे हैं तो ये संभव है कि अमित शाह से जो कल बातचीत हुई और उसके बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आत्मविश्वास से भरपूर नजर आए, वो अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि संगठन और सरकार दोनों पर अब पकड़ योगी की होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और संगठन में जो बातें होंगी वो उनके संज्ञान में होंगी, और जो सरकार में बातें होंगी वो संगठन के संज्ञान में देंगे। यानी जो परस्पर जिस बात को लेकर लगातार है तो वह मच रही थी, वो अब चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक देखने को मिलेंगी। और राजनीतिक दृष्टि से जो हम तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक इस बात को देख रहे हैं कि कल योगी आदित्यनाथ ने एक पुस्तक भेंट की गृह मंत्री अमित शाह को, प्रवासी संकट का समाधान, प्रवासी मजदूरों पर उनकी ये पुस्तक है और उन पर 4 पुस्तकें इस कोरोना काल में लिखी गई हैं। उनमें से एक पुस्तक है, एक पुस्तक उन्होंने पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी तो उनको एक पुस्तक भेंट की थी, और उसके बाद एक अमित शाह को पुस्तक भेंट की। इंतजार है, देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको कौन सी पुस्तक योगी आदित्यनाथ भेंट करते हैं। तो इस पुस्तक के तमाम निहितार्थ निकाले गए। उस पुस्तक के शीर्षक को लेकर तमाम मीडिया में चर्चा हुई, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात को कहा कि प्रवासी संकट का समाधान। और इसको देखा गया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली से कुछ प्रवासी आए और उनको लेकर जो केंद्र और प्रदेश के बीच में जो टकराव की स्थिति आई, सीधे तौर पर तमाम कई राजनीतिक विश्लेषकों ने अरविंद शर्मा का नाम लिया कि वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रवासी हैं, और उनको लेकर जो चर्चा हुई तो एक तरीके से योगी ने अमित शाह को ये पुस्तक भेंट कर ये संकेत दे दिया है, ये संदेश दे दिया है कि उन्होंने प्रवासी संकट का समाधान कर दिया। उन प्रवासी मजदूरों को पहली लहर में उन्होंने घर भेजा था और राजनीतिक प्रवासियों के भी संकट का उन्होंने समाधान कर दिया है। इसका ये संकेत जा रहा है कि हो सकता है कि योगी दिल्ली से लौटे हैं और रविवार को एक छोटा सा विस्तार उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में देखने को मिले, अरविंद शर्मा को मंत्री का दर्जा दे दिया जाए। ये ऐसी प्रबल संभावना देखी जा रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो अभी अमित कह रहे थे कि तमाम प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव। और जो पूरे 5 साल जो उनके राजनीतिक जो साझीदार थे, जो तमाम जो पिछड़ों का नेतृत्व करने वाले संगठन थे, जैसे अपना दल है और राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, वो तो अलग ही हो गए। संजय निषाद जो गोरखपुर और आसपास निषादों की राजनीति को करते हैं, उनके बेटे प्रवीण निषाद पहले गोरखपुर से सांसद थे सपा के टिकट पर, बाद में बीजेपी में शामिल होकर अब वो सांसद हैं। तो ये जो छोटे धड़े हैं, जो 3%, 4%, 2% वोट है, भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार एक कवायद शुरू कर दी है कि छोटे धड़ों को मिलाकर एक बड़ा चंक 7-8-10% का एक चंक हम बना लें। वही चंक विपक्ष से या जो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी जो दिख रही उत्तर प्रदेश में, उससे एक लंबी बढ़त बनाने के लिए वही 7-8-10% का चंक है, वो उसको हम बढ़ा ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नरेंद्र मोदी से इस तरह की बात होगी। और सीधे आप देखिए कि ऐसा कोई भी भाषण योगी आदित्यनाथ का हमने नहीं सुना है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी प्रशंसा ना की हो। मैंने ऐसा पिछले बहुत दिनों से ऐसा कोई भाषण नहीं सुना जिसमें उनका भाषण ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की प्रशंसा पर ही अंत होता है। तो इसके बाद मुझे लगता है कि बहुत कुछ बचा नहीं है। प्रधानमंत्री योगी को पसंद करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन हाल की जो चीज़ें, कुछ घटनाक्रम अरविंद शर्मा को लेकर ये मीडिया में खबरें आई, ये बेहतर जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हैं या प्रसन्न है, ये वो बेहतर
बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो खबरें वो प्रधानमंत्री तक ही हैं या उसके संकेत योगी को मिले होंगे, या अरविंद शर्मा जो बहुत अपने को करीबी बताते हैं नरेंद्र मोदी का, हो सकता है अरविंद शर्मा जानते हों। लेकिन जो जाहिरा तौर पर प्रधानमंत्री को लेकर, और मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो लगातार योगी आदित्यनाथ लेते रहे हैं। हर उत्तर प्रदेश की हर योजना में, उत्तर प्रदेश के हर काम में, उत्तर प्रदेश के हर कदम में, अपने हर दौरे में उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम कम से कम अपने भाषण में 8-10 बार नहीं लिया होगा तो मुझे नहीं लगता वो ऐसा कोई भाषण कोई लाकर मुझे दिखा नहीं सकता। तो ऐसी स्थितियां हैं। बैठक अभी जारी है दिल्ली में, और मुझे लगता है कि बहुत हद तक अगर कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा तो एक सूक्ष्म विस्तार रविवार तक आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा संगठन में भी बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। स्वतंत्र देव कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये जरूर है कि कुछ चीज़ें जो टिकट, जो संसदीय बोर्ड है, टिकट बंटवारा है, जो साझीदार हैं आपके, जो एनडीए के सहयोगी हैं, उनके साथ रिश्तों को लेकर जरूर उनके रिश्ते मुख्यमंत्री से तल्ख रहे हैं। चाहे अनुप्रिया पटेल कहती रही हों कि उनकी सुनवाई नहीं होती, उनको कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में भी, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भी उनको ठीक तरीके से आमंत्रित नहीं किया जाता। संजय निषाद की भी यही शिकायत रही है, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। छोटे छोटे जो इशूज़ हैं इनको मुझे लगता है कि अमित शाह के स्तर पर, जेपी नड्डा के स्तर पर निपट जाएंगे। प्रधानमंत्री तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जीतने का मंत्र योगी को देंगे और उसी पर चर्चा हो रही होगी। जी बिल्कुल दुर्गेन जी, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ एस हनुमंत राव जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हनुमंत राव जी आपका। अनुज जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आज पीएम सीएम की मुलाकात है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासी हलचल हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उन तमाम अटकलों पर आज विराम लग सकता है। आप इस मुलाकात को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो आज की मुलाकात है वो बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। कल देर शाम अमित शाह से मुलाकात हुई, और कुल मिलाकर के जो महत्वपूर्ण बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि कैसे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो है सामना करें, चुनावों का सामना करें, और खासकर कि कोरोना काल के बाद में जो कहीं ना कहीं से विकास दर में कमी आई है, लोगों की नौकरियां गई हैं, और जो स्वास्थ्य सेवाओं में भी जिस तरीके का एक लचर मैनेजमेंट रहा है, इससे जो जनता का परसेप्शन जो कहीं ना कहीं से सरकार को लेकर के एक क्रोध कहिए या जो परसेप्शन बिगड़ा, एक उसका मैनेजमेंट है। लंबे समय से चूंकि उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति भी चलती है और ब्राह्मण अपने आप को लगातार उपेक्षित महसूस कर रहा था, कहीं न कहीं से इसके डैमेज कंट्रोल पर चर्चा निश्चित रूप से हुई है। और मुझे लगता है कि केंद्र बिंदु में यही है कि आगामी उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति कैसे मजबूत करे। जैसे दुर्गेन जी ने भी बताया कि छोटे छोटे जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, 2-2, 3-3% वाले, चाहे वो निषाद पार्टी हो या सुहेल देव राजभर के जाने से, ओम प्रकाश राजभर के जाने से जो एक राजभर कम्युनिटी में जो एक संदेश गया है, उसको कैसे मैनेज करें। लगातार पिछले कई महीनों से ब्राह्मण समाज में जो नाराजगी दिख रही थी, उसको कैसे मैनेज करें। तो ये सारी चीजों का परसेप्शन मैनेजमेंट पर भी चर्चा हुई होगी। कैबिनेट विस्तार पे उत्तर प्रदेश में चर्चा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अब देश में भी कैबिनेट का विस्तार होना है, कई सारे मंत्रियों को लिया जाना है, तो किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश की जो है नुमाइंदगी बढ़ाई जाए केंद्र में। तो ये बहुत सारे विषय ऐसे हैं, लेकिन भाजपा के लिए कोर बात यही है कि जो उसका अगड़ा जो वोट बैंक, पिछड़ों को भाजपा साधती रही है और दलितों को भाजपा साधती रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में आप चाहे 14 के चुनाव ले लीजिए, 17 के चुनाव ले लीजिए या 19 के चुनाव, अगड़ा वोटर जो था वो नेचुरल एलाई था भारतीय जनता पार्टी का, जो करीब 23 से 24% वोट बैंक है, वो एक नेचुरल एलाई था। लेकिन इस चुनाव में कहीं न कहीं से ब्राह्मण वोट में एक बहुत बड़ा डैमेज देखा जा रहा है। देखिए, ट्रेडिशनली करीब 35 से 40% ब्राह्मण जो है वो भाजपा को समर्थन देता रहा है उत्तर प्रदेश में विभिन्न चुनाव में। लेकिन पिछले जो 3 चुनाव थे, 14, 17 और 19 की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप CSDS सर्वे की बात माने तो लगभग 80 से 82% ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को
समर्थन दिया था, और वह भी बिना शर्त समर्थन दिया था, क्योंकि ब्राह्मणों को लगा कि मायावती के बाद अब ये एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ जुड़ करके हम सत्ता में शेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से ब्राह्मणों को निराशा हुई, और अब ऐन चुनाव के पहले ये जो 11-12% का एक वोट बैंक है, उसको किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नाराज करने की स्थिति में नहीं है। तो ये जो सारे एक चुनावी इक्वेशन है, कैबिनेट का विस्तार है, कैसे डैमेज कंट्रोल करना है, किस तरीके से एक मजबूती के साथ अगले चुनाव में उतरना है, इसकी चूंकि बहुत सारे राज्यों में जो चेहरा होता है वो नरेंद्र मोदी ही होते हैं, उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़े जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश अभी तक योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, इसका भी फैसला नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यापक संदर्भ हैं जिन पे चर्चा होगी। भाजपा और आरएसएस के जो दिग्गज हैं, ये सब मिलकर के उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी और मजबूत रणनीति बनाने पे काम करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को खोना ये भाजपा अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हनुमान जी ये जो पीएम और सीएम की मुलाकात है ये काफ़ी अहम है, और देखना भी होगा कि इसमें क्या कुछ पीएम द्वारा निर्देश दिए जाते हैं सीएम को। दुर्गेश जी, मैं आपसे ये बात समझना भी चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और वहां पर जो अंदरूनी गुटबाजी देखने को मिली, उसके बाद उत्तर प्रदेश लोगों ने ये कयास वहीं से शायद लगाने शुरू कर दिए कि शायद उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अंदरूनी गुटबाजी जो है वो देखने को लगातार उत्तर प्रदेश में मिल रही थी। देखिए यशी, अगर देखा जाए इस वक्त अगर देखा जाए तो केवल अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, इसलिए हम यूपी की बात कर रहे हैं। हनुमंत सर ने भी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बताया कि क्या ब्राह्मणों का एक बहुत अहम मुद्दा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर हम इस दौर में अभी देखें तो मध्य प्रदेश में भी यही हालात हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार एक गुट शिवराज चौहान को हटाने की बात कर रहा है। कर्नाटक में आप देखें येदियुरप्पा की भी यही स्थिति है कि उनको हटाने की बात चल रही है, और लगभग ये खबरें आ रही हैं कि BS येदियुरप्पा की लगभग विदाई अब तय मानी जा रही है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम कल ही चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि येदियुरप्पा को हटाएंगे तो है कौन, या शिवराज को हटाएंगे तो क्या स्थिति होगी, क्योंकि सिंधिया पहले ही कह चुके हैं कि उनके लोग शिवराज के चेहरे पर ही समर्थन कर रहे हैं। सिंधिया इसी शर्त पर बीजेपी में आए थे, और यही बात थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। तो ये कई तरीके के अलग अलग पेच हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाना, एक देखिए उत्तराखंड से यूपी की तुलना नहीं कर सकते, MP की तुलना नहीं कर सकते, कर्नाटक से तुलना नहीं कर सकते। उत्तराखंड की राजनीतिक स्थितियाँ अलग हैं, और उत्तराखंड में बहुत कुछ स्कोप नहीं है। जो किसी भी दल के, चाहे बीजेपी के नेता हैं चाहे कांग्रेस के नेता हैं, उनके पास इन दो पार्टियों के अलावा बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कहीं कोई शरण लेने का स्कोप नहीं। फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी भी आप देखें तो लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत सक्रिय हैं। पहले वहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली जाते हैं, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं। तो उत्तराखंड की तरह उत्तर प्रदेश में नेतृत्व बदलना इतना आसान काम नहीं है। और जब योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो, जो हिंदुत्व का देश भर में पोस्टर बोए हो, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा बड़ा देश में पोस्टर बोए हो हिंदुत्व का, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, ये बहुत कठिन काम है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना। और यहाँ तक जो आंतरिक सर्वे बीजेपी का आया, उसमें यह भी हुआ कि अगर योगी को आप हटाते हैं तो एक जो बहुत बड़ा, जो हिंदुत्व के नाम पर जो जातियों के खांचे टूटे, जो अगड़ों पिछड़ों का भेद खटा, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो योगी आदित्यनाथ को हटा देना, ये मुझे लगता है कि संघ ने भी साफ साफ कह दिया कि योगी को हटाने से भारी नुकसान होगा, और संघ ने साफ कह दिया कि वो योगी को हटाने के पक्षधर नहीं है। ये बिल्कुल साफ कह दिया है। तो ऐसी स्थिति में योगी को हटाकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए। मुख्यमंत्री की एक ऐसी कुर्सी होती है कि 6-8 महीने उसको समझने में लग जाता है, तब तक आ जाएगा चुनाव, और फिर स्थितियां बड़ी भीषण और विकट होंगी। जब पार्टी के अंदर ही कई पार्टियां बन जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने ये तो तय कर लिया कि अब योगी नहीं हट रहे, योगी को हम नहीं हटा रहे, लेकिन उनके रहते हुए क्या क्या बेहतर हम चेंज कर सकते हैं,
क्या क्या बेहतर हम रणनीति के साथ चुनाव में जा सकते हैं। जैसा कि अभी हनुमान जी ने कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि नहीं, अब अभी तक ये भी तय नहीं है कि योगी और के चेहरे पर चुनाव होगा या मोदी के चेहरे पर, क्योंकि पूरे देश में मोदी के चेहरे पर चुनाव होता रहा है। लेकिन अभी हाल में जो खबरें आई ऐसी, वो एक तरीके से हम सबको आश्चर्यचकित करने वाली खबरें थी कि जैसे यूपी के ट्विटर हैंडल से मोदी की फोटो हटा दी गई, तमाम जगह से जो सोशल मीडिया का जो इनका नेटवर्क है उससे अब धीरे धीरे करके मोदी की जो फोटो हटा दी गई और उसकी जगह स्वतंत्र देव को ज़्यादा उसमें अहमियत दी गई, योगी को ज़्यादा अहमियत दी गई, दोनों डिप्टी सीएम को अहमियत दी गई। ये काम केवल अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, ये 2-3 राज्यों में और हुआ है। लेकिन उसके बाद ये एक संकेत जाने लगा कि अब धीरे धीरे जो बंगाल के बाद जो रिपोर्ट आई कि बंगाल में ये हुआ कि क्षेत्रीय छत्रप का कोई चेहरा नहीं था, इसलिए बीजेपी एक तरीके से जीता चुनाव हार गई। अगर वहाँ कोई क्षेत्रीय छत्रप होता और केवल अकेले लोड नरेंद्र मोदी के कंधों पर नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये स्थितियाँ थोड़ा और बेहतर होती। तो यही वजह है कि धीरे धीरे करके चेहरे शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के बाद ये पूरे देश में स्पष्ट हो गया है कि क्षेत्रीय छत्रप अगर जिस पार्टी का मजबूत है या जिस क्षेत्रीय दल का मजबूत है, सरकार वही दल राज्यों में बनाएगा, ये बिल्कुल तय हो गया है। तो उसी लगभग उसी फार्मूले को लेकर अब आप देखिए असम में देखिए कि हेमंता विश्व शर्मा कोलायब कांग्रेस के नेता थे और बड़े सिस्टम वाले नेता थे, पूरे नॉर्थ ईस्ट में उनका जो गुणा भाग अपना चलता रहता था। कांग्रेस का दुर्भाग्य था कि वो उनको नहीं सहज पाए, बीजेपी ने उनको सहेजा। पिछली बार भी वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे लेकिन सोनेवाल मुख्यमंत्री बन गए। इस बार बड़े आराम से उन्होंने पावर को शिफ्ट कर दिया। बहुत अभी चुनाव में उन्होंने सोनेवाल का चेहरा भी आगे नहीं किया, हेमंता विश्व शर्मा का भी चेहरा आगे नहीं किया और दोनों का संयोजन बना के धीरे से पावर को शिफ्ट कर दिया और नया मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा को बना दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में असम का फार्मूला भी नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ इतनी स्मूथ पावर ट्रांसफर है अभी तक हुआ नहीं है। जब भी पावर ट्रांसफर की बात आती है तो यहाँ विद्रोह होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव में हमें नुकसान हुआ तो जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव में भी भयंकर डैमेज उसको देखने को मिलेगा। यही वजह है कि बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और जैसा कि हनुमान जी ने बताया कि अभी प्रधानमंत्री से जो बैठक जारी है उसमें तमाम यही जो रणनीतिक मसले हैं, मुझे लगता है इन पर जरूर चर्चा हो रही होगी। जी बिल्कुल दुर्गेन जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझाया भी है। हनुमान जी, मैं आपसे इस बात को समझना चाहूंगी, जिस तरीके से पंचायत चुनाव हुए और पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं जो हाईकमान है वो काफ़ी नाराज नजर आए, क्योंकि कुछ खास अच्छी स्थिति जो है वो नजर नहीं आई, अदर्स को लोगों ने ज़्यादा प्रेफर किया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जनता का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया है? आने वाले चुनाव को पंचायत चुनाव से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्थानीय समीकरण क्या है या एक कोविड मैनेजमेंट से मिसमैनेजमेंट से जो उपजी हुई एक फौरी नाराजगी है, ये बहुत सारे कारक होते हैं जिसमें पंचायत चुनाव के जो परिणाम हैं वो अपेक्षा अनुरूप नहीं आए। और आप तो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है ठीक पंचायत चुनाव के समय ही वो कोरोना पीड़ित हो गए थे और कोई मुख्यमंत्री या पार्टी के लेवल पे पंचायत चुनाव में उस तरह से कोई प्रचार और ये भी नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पंचायत चुनाव कोई बहुत बड़ा इंडिकेटर है। हाँ, पंचायत चुनाव से जो बीजेपी एक ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही थी उसको जो एक झटका लगा ठीक विधानसभा चुनाव के पहले, उसने जरूर बीजेपी को अपने कील कांटे दुरुस्त करने पे जो है मजबूर किया। और जो चर्चा दुर्गेन जी कर रहे थे कि क्या योगी का कोई सबशूट है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ जी का कोई सबशूट नहीं है, कोई भी नेता इस कद का नहीं है। और अगर कोई बड़े कद का नेता है भी तो ठीक ऐन चुनाव के पहले कोई भी बड़े कद का नेता उत्तर प्रदेश की, जैसा कि चर्चा हो रही थी कि राजनाथ जी को लाया जा सकता है या किसी और को लाया जा सकता है, बड़े कद के नेता को यूपी की कमान दी जा सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि जब 6-7 महीने शेष रह गए हों तो इस तरह का कोई प्रयोग जो है वो बीजेपी को फायदा दिला सकता है। योगी को हटाना बीजेपी के लिए वाकई में बहुत बड़ा आत्मघाती कदम होगा। जरूर इस बात पे चिंतन मंथन हुआ होगा कि हम अगर योगी के बगैर चुनाव में जाते हैं तो इसका फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है। और जितने भी रणनीतिकार हैं उनको ये स्पष्ट रूप से बात समझ में आई होगी कि योगी को इस समय हटाना
कहीं ज्यादा डैमेजिंग होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तरह से योगी बहुत न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश और उनकी ख्याति बाहर विदेशों में भी है, जो भारतीय बसे हुए हैं। मैं ये मानता हूं कि योगी एक बहुत बड़ा स्वीकार्य चेहरा है, लोग उनको भविष्य के बड़े नेता के रूप में देखते हैं। तो इस दृष्टिकोण से संघ को भी नहीं लगता है कि जो इक्वेशन उत्तर प्रदेश में है इस समय उसमें कोई छेड़छाड़ की जानी चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात पर व्यापक सहमति बनेगी कि योगी को हम माइनस करके उत्तर प्रदेश में चलें या उनसे कमान लेके किसी और को। हाँ ठीक है, छोटे मोटे जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, वो जरूर डेवलप किया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ब्राह्मणों को रिझाने की कवायदें शुरू हो गई हैं। अनुप चंद पांडे को जो है वो चुनाव आयुक्त बनाया गया है, जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी में लाया गया है। तो ऐसी छोटी छोटी कवायदें अभी चुनाव तक जो है वो लगातार चलती रहेंगी। हर ग्रुप और ग्रुप को जो है रिझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 2017 जैसा व्यापक जन समर्थन अभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों में एक नाराजगी है। तो सरकार की पहली कोशिश यही होगी कि लोगों की उन नाराजगी को दूर कर मजबूती से एक संदेश लेकर के हम चुनाव में जाएं और जो यूपी का किला है उसको बचाने की भरसक कोशिश करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हनुमान जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सब्स्टिट्यूट जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए। तो कहीं ना कहीं देखना होगा पीएम सीएम की मुलाकात क्या रंग लाती है, किस तरीके के निर्देश जो है वो पीएम सीएम को देते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी यहाँ पर आगे लेंगे। और लगातार हम बात करें यहाँ पर मोदी और योगी की मुलाकात को लेकर, आपको बता दें कि पीएम आवास पर बैठक लगातार जारी है। पीएम सीएम को क्या निर्देश देते हैं ये देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जॉल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम खबर पर बने हुए हैं। पीएम सीएम की मुलाकात जो है वो जारी है, पीएम आवास पर जो बैठक है वो लगातार जारी है। और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से 1 महीने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सियासी हलचल देखने को मिल रही थी, तमाम तरीके की अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही थी। संभवतः आज उन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। तमाम तरीके के सवाल थे, क्या मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, नेतृत्व परिवर्तन पर तो पहले ही पूर्ण विराम लग चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसकी भी जो अटकलें जो लगातार लगाई जा रही थी, क्या उस पर क्या कुछ निकलेगा ये देखना होगा। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब यूपी सदन से रवाना हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
और उसके बाद पीएम आवास पहुंचे और बैठक जो है वो लगातार शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अचानक दिल्ली पहुंचे और उसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम आवास पर बैठक लगातार जारी है और उसके बाद जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र सिंह चौहान जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ एस हनुमंत राव सर भी जुड़े हुए हैं। हनुमंत राव सर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी आप जितिन प्रसाद की बात कर रहे थे, जब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थामा, इसका कितना फायदा भाजपा को हो सकता है? देखिए, बहुत बड़ा फायदा होता हुआ तो मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि जितिन प्रसाद का पूरे उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा व्यापक जन समर्थन हो या ब्राह्मणों के बीच कोई बहुत बड़ी बैठ हो। हाँ, उनके पिता स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद जी जरूर एक बड़ा नाम हुआ करते थे, लेकिन जितिन प्रसाद का वो कद नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कोई ब्रह्मास्त्र जैसा साबित हो ब्राह्मण वोटर के मामले में। लेकिन मैं ये इतना जरूर कहूँगा कि जो शाहजहांपुर है, सीतापुर का कुछ इलाका है, रोहेलखंड का इलाका जो थोड़ा बहुत है, वहाँ जरूर ये प्रभाव डालेंगे। ये कांग्रेस के लिए ज्यादा नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस को अपने उदीयमान चेहरों को खोना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं अगर वो भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ जरूर मिलेगा, दीर्घकालिक अवधि में मिलेगा, क्योंकि ये सब युवा नेता हैं। लेकिन फौरी तौर पे मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि देखिए, ये भाजपा की कोर आइडियोलॉजी वाले नेता नहीं है। ये भाजपा से अगर जोड़ रहे हैं तो इसलिए जोड़ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में इनको अभी अपना भविष्य फिलहाल दिखाई नहीं देता, इसलिए ये जोड़ रहे हैं। और कल को अगर कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में मजबूत हुई तो ये वापसी का भी रास्ता खोजेंगे। ये कोर आइडियोलॉजी वाले नेता नहीं है। तभी मैं कह रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर किसी भी तरह का प्रयोग अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी वर्ग में करने की कोशिश होती है तो वो ज्यादा डैमेजिंग होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो भाजपा की जो कोर आइडियोलॉजी है, योगी आदित्यनाथ का भी कोई संघ का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की जो कोर आइडियोलॉजी है वो मोर लॉयल देन द मास्टर जो कहते हैं कि वो उससे कहीं ज्यादा उस आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं। भाजपा की जो कोर आइडियोलॉजी है, संघ की जो कोर आइडियोलॉजी है, उसमें वो बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं योगी आदित्यनाथ। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि उनका फिलहाल कोई सबशूट भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है, और वह केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है। तो ऐसे नेता को, जो जैसा दुर्गेश जी भी कह रहे थे कि जो एक पोस्टर बॉय हो, जो आंध्र प्रदेश के चुनाव में भी हलचल मचाता हो, जो केरल में भी हलचल मचाता हो, जो अन्य प्रांतों में भी रिजल्ट देने वाला नेता हो, उसको उत्तर प्रदेश की सियासत से अगर अलग थलग करने की किसी तरह की कोशिश हुई तो इसका खामियाजा न केवल उत्तर प्रदेश में होगा बल्कि इसका खामियाजा पूरे देश में होगा। क्योंकि जिस पोस्टर बॉय को भाजपा पूरे देश में स्टार प्रचारक के रूप में घुमाती है, अगर उसी के साथ पार्टी में किसी तरह का ऐसा व्यवहार होता है जो उनके सम्मान या उनकी गरिमा से मेल नहीं खाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी शेष भारत को क्या बताएगी? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बड़ी अच्छी बात दुर्गेश जी ने कही कि क्षेत्रीय छत्रपों को महत्व देने की जरूरत है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत ज्यादा केंद्रीकरण की तरफ चली गई, उसको अब अपने क्षेत्रीय छत्रपों को भी महत्व देना होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी का हाल भी कांग्रेस का होगा। कांग्रेस में ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो कि उनके बड़े मजबूत प्रदेश रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आंध्र प्रदेश का, कि जहां 1977 में जब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था तो 42 में से 41 सीटें आंध्र प्रदेश से लोकसभा की मिली थी। 2009 की अगर हम बात करें तो राजशेखर रेड्डी 33 सीटें, 42 में से 33 सीटें लेकर के आए थे। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और जो जगन मोहन रेड्डी की वहां लोकप्रियता थी या वो उभरते हुए नेता थे, उनको कांग्रेस ने दरकिनार किया और दरकिनार करके जो सेंटर की पॉलिटिक्स है या जो सेंटर में इर्द गिर्द के जो नेता होते हैं उनकी बातों में आके जगन मोहन रेड्डी के साथ में एक गलत व्यवहार किया, तो उसका खामियाजा आज आंध्र प्रदेश को खो करके 42 सीटों वाले बड़े राज्य को खो करके कांग्रेस को जो है इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना होगा कि अगर वो दिल्ली से पैराशूट के जरिए नेताओं को उतारते हैं और उनको राज्य की राजनीति में फिट करने की कोशिश करते हैं,
बिना किसी स्वीकार्यता के, बिना किसी जनाधार के, तो कहीं ना कहीं से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए डैमेजिंग होगा। जो एक प्रकरण अभी हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से ए.के. शर्मा को लाया गया और फिर उनको राज्य की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश हुई। कहा गया कि साहब ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कमान रखेंगे। तो देखिए, ये सारी कवायदें जो होती हैं, तो चीफ मिनिस्टर जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, यूपी जैसे राज्य का चीफ मिनिस्टर, और वो एक तरह से मुखिया होता है, उसके ऊपर आप किसी तरह का ये इनडायरेक्ट आक्षेप अगर लगाते हैं कि नहीं साहब ब्यूरोक्रेसी की कमान कैसे, इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं ये मान रहे हैं कि साहब चीफ मिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी पे कमान नहीं रख पा रहे हैं। तो ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से ये सारे ऐसे कारण रहे हैं जिससे गलतफहमियां पैदा हुई हैं। और अब मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली में मैराथन बैठकें चल रही हैं, वो इन्हीं गलतफहमियों को दूर करने का कारण बनेगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जितिन प्रसाद का विरोध नहीं किया, उन्होंने उनका स्वागत किया पार्टी। क्यों? कि जितिन प्रसाद सार्वजनिक जीवन से आए हुए नेता हैं, युवा हैं, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में राजनीति की है और ऐसे लोग जनता के बीच में स्वीकार रहे हैं, 2 बार के वो सांसद रहे हैं, तो उनकी स्वीकार्यता कहीं न कहीं जनता में है और राजनीति में उनकी स्वीकार्यता है। लेकिन जब कभी हम किसी ब्यूरोक्रेट को लेकर के आते हैं और ब्यूरोक्रेट को सीधे राजनीति में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये प्रयास क्यों केंद्र की तरफ से हुआ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे प्रयास कहीं ना कहीं से पार्टी के लिए दूरगामी दृष्टि से अच्छे नहीं होते हैं और ये बहुत अच्छा संदेश भी नहीं देते हैं। इसके छोटे मोटे लाभ हो सकते हैं, लेकिन दूरगामी दृष्टिकोण से ये अच्छे संदेश नहीं देते हैं और कहीं न कहीं से जो थोड़ी बहुत गलतफहमी या मीडिया में जो चर्चा के विषय बने, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण था। अगर उनको पैराट्रूपिंग कराने के बजाय अगर इस पर व्यापक विचार विमर्श होता, पार्टी के अंदर होता, राज्य की इकाई को विश्वास में लिया गया होता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस एपिसोड से जो पिछले करीब 1-1.5 हफ्ते से मीडिया की सुर्खियां बना, उससे कम से कम भारतीय जनता पार्टी को 2-4 नहीं। जी बिल्कुल हेमंत जी, तो कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद का फायदा उतना नहीं मिल पाएगा भाजपा को। दुर्गेश जी, मैं आपसे इस बात को जानना चाहूंगी कि ये जो उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल शुरू हुई, ये ए.के. शर्मा के वीआरएस लेने के बाद और जब वो भाजपा में शामिल हुए, तब से कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जो है वो तेज होने लगी थी। मैं ए.के. शर्मा के बारे में आपसे चाहूंगी कि आप जानकारी दें कि ए.के. शर्मा किस तरीके से भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं या क्यों उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देने की बात लगातार की जा रही। देखिए यशी, जैसा कि हनुमान जी ने बताया कि ए.के. शर्मा एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी के सचिवालय में गुजरात में काम किया जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और फिर दिल्ली के सचिवालय में भी उन्होंने काम किया। इसके वो बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट होंगे, बहुत अच्छे रणनीतिकार होंगे, वो बेहतरीन इंसान होंगे, बहुत संवेदनशील होंगे, लेकिन सब कुछ होते हुए नेता नहीं है वो। ठीक है, ये तय है कि वो नेता नहीं है। तो अब जब एक जो जिसके अंदर पॉलिटिकल जो एक समझ है या पॉलिटिकल एक जो अप्रोच होती है, वो मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है कोई ऐसे बिरले ब्यूरोक्रेट होते हो जिनके अंदर होती हो, लेकिन अधिकांश के अंदर ही नहीं होती है। और ये जो सबसे बड़ा अहम बात है कि वो बस इस बात को लेकर ए.के. शर्मा माइलेज ले रहे थे। प्रधानमंत्री कितना उनको पसंद करते हैं नहीं करते ये प्रधानमंत्री जाने, लेकिन ए.के. शर्मा के खेमे से जरूर प्रचारित कराया गया कि प्रधानमंत्री के बहुत ही कोर कमेटी के सदस्य बहुत ही करीब हैं, अत्यंत बिल्कुल ऐसा लगा कि वो किचन कैबिनेट वाले व्यक्ति हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत प्रचारित कराई गई और ये लगातार सनय एक तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जो एक अविश्वास घोलती रहीं। अभी जब उनको एमएलसी बनाया गया तब तक ठीक है, फिर ये उनको राजनाथ सिंह का बंगला अलॉट कर दिया गया कि भाई अब ए.के. शर्मा जी मुख्यमंत्री को इंटाइटल बंगले में रहेंगे, जो योगी आदित्यनाथ के बगल में था। खैर वो बाद में फिर वहीं से टसल शुरू हुई कि वो बंगला पहले उनको अलॉट हुआ, उसके बाद फिर वो बंगला उनको नहीं दिया गया। इसके बाद फिर वो नेपथ्य में चले गए। फिर अचानक वो काशी मॉडल लेकर आते हैं, कोरोना का काशी मॉडल। जब यूपी में योगी मॉडल कोरोना का चल रहा था, ट्रिपल टी का,
टेस्ट ट्रेस और ट्रीटमेंट का, तब वो एक काशी मॉडल लेकर आते हैं AK शर्मा। वहाँ जाते हैं बनारस, वहाँ बैठकें करते हैं, वहाँ के आसपास के जिलों के DM को बुलाते हैं और तमाम चीज़ें करते हैं। तो मेरा सवाल है कि भाई वो प्रधानमंत्री की प्रतिनिधि तो है नहीं, आधिकारिक प्रतिनिधि है नहीं, वो एक सिंपल MLC हैं। वो तमाम जिलों के जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, उनको वो उनकी बैठक एक MLC कैसे कर सकता है? अगर एक MLC इतने जिलों के अधिकारियों को बुला बैठक कर सकता, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सारे MLCs को ये अधिकार होना चाहिए। तो ये इस तरीके के सवाल उठे और ये कहा गया, संगठन ने भी कहा, कार्यकर्ताओं ने भी जवाब मांगा कि भाई हम लोग जीवन भर दरी बिछाते रहे और राम की कसम खाते रहे कि कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब मंदिर बन गया तो अब पुजारी दूसरा ले आए, AK शर्मा नाम का पुजारी आ गया। तो ये इस तरह की स्थितियां जब हुई तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ हो या स्वतंत्र देव सिंह हो या सुनील बंसल हो, इन सब को जवाब देना होगा कार्यकर्ताओं को। योगी आदित्यनाथ का जो प्ली था यही कि भाई कार्यकर्ता पूछेगा कि इनको हमने इतना बड़ा मंत्री का पद या उप मुख्यमंत्री का पद क्यों दे दिया, ये कौन है भाई, राजनीति में क्या योगदान है, भारतीय जनता पार्टी की जो सेवा संस्कृति है उसमें इन्होंने कौन सी सेवा कर दी? इन्होंने तो ये ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इन्होंने अपनी सेवाएं दी, उसके बदले एक अच्छी खासी मोटी तनख्वाह ली, सुविधाएं ली, बड़ी गाड़ी में चले, जिले सुबानी रहे हुए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हरमन जी ने कहा कि ये जवाबदेही होती है कार्यकर्ता के प्रति। जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो कार्यकर्ता नाराज होता है, कार्यकर्ता हताश होता है, और जिस पार्टी का कार्यकर्ता नाराज और हताश हो जाए उस पार्टी का फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी इसका उदाहरण है। अब आप देखें, अभी AK शर्मा के बारे में तो मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया और उसका विश्लेषण भी कर दिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी चर्चा हो रही थी जितिन प्रसाद की, सर ने बिल्कुल बता दिया कि उनका कोई प्रभाव आज केवल रुहेलखंड के कुछ इलाकों में हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। मैं कल से इस बात को लगातार कह रहा हूँ ऐसी कि जितिन प्रसाद का ज़्यादा फायदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का कम। इस मसले में भी योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश की यूनिट को विश्वास में नहीं लिया गया। डायरेक्ट पीयूष गोयल ने पैरा ट्रूपिंग कराई और अमित शाह से मिलवाया और उनको शामिल करा दिया। इसके बाद ट्विटर पर और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तरीके से अभियान छेड़ दिया कि पंडित लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जब ये कहा गया ब्राह्मण नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही जितिन प्रसाद को ब्राह्मण नेता के रूप में उतनी तरीके से प्रोजेक्ट ना किया हो, लेकिन हमारे जो मीडिया के साथी, सहयोगी संगी साथी हैं हमारे, वो बिल्कुल चोटी खोल के जनेऊ लेके बिल्कुल जुट गए कि जितिन प्रसाद से बड़ा उत्तर प्रदेश में कोई पंडित नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है कि रोहिलखंड के कुछ जहां शाहजहांपुर आसपास के इलाके हैं उनको भले वहां लोग जानते हो कि जितिन प्रसाद पंडित हैं, बाकी शेष उत्तर प्रदेश में ये लोग जानते भी नहीं कि वो ब्राह्मण हैं। उनको लेकर तरह तरह की बातें हैं। और उत्तर प्रदेश, इसी मैं आपको बता दूं, यहाँ बिल्कुल जो ब्राह्मणों का खुला स्वरूप ही चलता है। अवस्थी, तिवारी, मिश्रा, त्रिवेदी, पाठक, यही चलता है। यहाँ शर्मा और गौड़ जैसे ब्राह्मणों की पूरे प्रदेश में स्वीकार्यता नहीं है ब्राह्मण नेता के रूप में। अब कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि भाई जब जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेता इतने बड़े हो गए उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी में 2 बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, 6 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जुझारू नेता, पार्टी को संघर्ष काल में खड़ा करने वाले पंडित लक्ष्मीकांत वाजपेयी पंडित क्यों नहीं, ब्राह्मण क्यों नहीं, ब्राह्मण नेता क्यों नहीं, उन्हें अब तक उपेक्षित क्यों किया गया? ये कार्यकर्ताओं ने कल पूरे दिन सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से और शीर्ष नेतृत्व से, जिन लोगों ने जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया। वो कह रहे हैं कि भाई लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बड़ा कौन ब्राह्मण का नेता है, कौन सा ब्राह्मण चेहरा है उत्तर प्रदेश में? जिस आदमी ने, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग घरों में घुसे हुए थे, लाठियाँ खाने के लिए कोई तैयार नहीं था, तब जो आज लोग, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में इम्पोर्टेड नेता तमाम आ गए, एक इम्पोर्ट और कर लिया जितिन प्रसाद के रूप में, वो जितने भी इम्पोर्टेड मंत्री हैं, इम्पोर्टेड नेता हैं, ये दूसरे दलों में कार्यकर्ताओं को पिटवा रहे थे, लाठियां चलवा रहे थे। उस दौर में लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जूझ रहा था, संघर्ष कर रहा था। वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहाँ है? मेरठ में अपने घर में कैद रहते हैं, सुबह पार्क में अपना घूमते हैं, सैर करते हैं और फिर घर में चले जाते हैं। वो कोई 76 साल और 78 साल के नेता नहीं है, अभी उनमें खासा राजनीतिक पौरुष बाकी है। ये कार्यकर्ताओं ने, हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे सवाल कल कार्यकर्ताओं ने उठाए हैं, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से पूछा है।
और बाकायदे ट्रेंड हुए हैं। वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम पंडित लक्ष्मीकांत वाजपेयी के रूप में ट्रेंड हुआ है। तो जो जहाँ मीडिया, सोशल मीडिया, जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया बनाम मीडिया था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो जितिन प्रसाद के कसीदे पढ़ रहा था कि अब बिल्कुल जो ब्राह्मणों का इतना डैमेज हुआ जितिन प्रसाद के रूप में बिल्कुल ठीक कर दिया गया। यही वो गगन बिहारी नेता हैं जो नेतृत्व को बताते हैं कि जितिन प्रसाद बहुत बड़े ब्राह्मण नेता हैं। इसी तरीके की चीज़ें बिना ज़मीनी फीडबैक लिए, या जो यूपी का नेतृत्व है या यूपी का संगठन उसके बिना जो फीडबैक लेकर इस तरह के जो काम होते हैं वही राजनीतिक दलों के लिए नुकसान होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी मुझे लगता है कि उसका कार्यकर्ता यही जवाब पूछ रहा है। जी बिल्कुल दुर्गेश सर। और अमित दुबे भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, दिल्ली ब्यूरो चीफ। अमित जी, क्या कुछ ताज़ा अपडेट अभी तक मिल पा रहे हैं? देखिए, लगभग 1 घंटा होने जा रहा है। ये 10:45 से लगातार जो है बैठक चल रही है और प्रधानमंत्री के साथ इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात होनी है, लेकिन अभी तक मुलाकात जो है प्रधानमंत्री के साथ खत्म नहीं हुई है। ये इतना वक्त हुआ तो जाहिर तौर पे किस तरह से बैठक इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अमूमन जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक होती है वो बहुत ज्यादा देर नहीं चलती है। और यहाँ पे न सिर्फ यूपी की राजनीति को लेकर चर्चा हो रही है, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कोरोना को लेके किस तरह से सरकार काम कर रही है, यूपी सरकार काम कर रही है, उसे लेके भी यहाँ पे कई सारी चीजें जो है वो जनरेट की गई, कई सारी चीजें जो है वो प्रधानमंत्री का डिस्कशन हो रहा है। दूसरा, जिस तीसरी लहर की बात की जा रही है उसे लेके क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, उन चीजों को लेके भी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि पूरा खाका जो है खुद मुख्यमंत्री के पास यहाँ पे मौजूद है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जरूर चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन जो जिले खासतौर पे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी चर्चा जरूर प्रधानमंत्री के साथ हो रही होगी। दूसरी बड़ी चीज की जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं कि आखिरकार एजेंडा क्या है, तो कल जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है तो एक मोटा खाका जो है वो कल ही तैयार हो गया है। ये जो बैठकें हैं, ये बैठकों में सिर्फ एक मोहर लगनी है, खासतौर चाहे वो प्रधानमंत्री बात करें, प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जरूर दिए जाएंगे मुख्यमंत्री को, लेकिन इसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ बैठक होनी है वो भी वही उसी खाते का हिस्सा होगा, क्योंकि 2022 में चुनाव है, 2014, 17, 19 में देखा कि अमित शाह की रणनीति यूपी के लेके किस तरह की रही है। और एक बार फिर ये बात साबित हो रही है, चाहे गठबंधन की बात हो, चाहे सीटों की बात हो, कई सारी चीजें जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में ही होंगी, भले ही यूपी का चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और ताज़ा अपडेट देने के लिए। जिस तरीके से अभी हमारे ब्यूरो चीफ अमित बता रहे थे कि 1 घंटे का वक्त हो चुका है और पीएम और सीएम की मुलाकात जो है वो लगातार जारी है और तमाम 2022 के चुनावों को लेकर जो मंथन है वो किया जा रहा है और सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार पर ही चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ पर कोरोना को लेकर भी चर्चा की जा रही है, कोरोना में जो डैमेज हुआ उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और तमाम तरीके से जिस तरीके से यूपी नंबर 1 है वैक्सीनेशन के मामले में, उसको लेकर भी लगातार चर्चा जो है वो जारी है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है पीएम सीएम के बीच की मुलाकात का और लगातार अभी भी बैठक का दौर जो है वो जारी है। दिल्ली में मंथन, यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा, चुनाव एजेंडा और कोरोना पर जिस तरीके से जो डैमेज हुआ उसको कैसे कंट्रोल करना, इस तरीके की तमाम चर्चाएं जो है वो पीएम और सीएम के बीच चल रही है, जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ अमित ने इस बात की जानकारी दी है। योगी की बैठक लगातार जारी है, यूपी की सियासत को लेकर मंथन हो रहा है और हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम सीएम की एक तरफ जहां मुलाकात हो रही है, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? यहाँ बिल्कुल कल से ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने पहुंचे थे अमित शाह से और इस पूरी मुलाकात को लेकर कई सारी बातें कही जा रही थी, क्योंकि इससे पहले बीते 10 दिनों में हमने कई सारी बातें, अफवाहें, कयासें सुनी और फिर मंत्रिमंडल के विस्तार पर पूर्ण विराम की बात सुनी। यहाँ से उत्तर प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राधा मोहन सिंह बाकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर लेके जाते हैं। BL संतोष राष्ट्रीय महामंत्री वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, संगठन मंत्री, वो एक विस्तृत रिपोर्ट लेकर जाते हैं। मंत्रियों से, विधायकों से कई दौर की बातचीत होती है, उनसे पूछा जाता है क्या नाराजगी है, क्या परेशानियां हैं,
खुद मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक होती है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि आखिर AK शर्मा का मसला क्या है, और फिर ये बात आती है निकलकर सामने कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा और जो भी निर्णय होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन ही लिया जाएगा। इसके बाद अचानक से मुख्यमंत्री रवाना होते हैं दिल्ली के लिए, पहले अमित शाह से मिलते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी बैठक है। तो अभी भी बैठक चल रही है। ये इस बात में कहीं कोई पक्षोपेश नहीं है कि AK शर्मा के मामले को लेकर ये मामला इतना लंबा खिंच गया, और चाहे मंत्रिमंडल में उन्हें जगह देने को लेकर नाराजगियों के अंदरूनी तौर पर जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है वो हो, या फिर उन्हें अलग पोर्टफोलियो देने की बात हो, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से गहमा गहमी का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद हैं। इस बात की गंभीरता खुद समझी जा सकती है कि AK शर्मा के मसले को लेकर और खासतौर पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खुद मुख्यमंत्री अब जाकर वहां दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले बड़े प्रभारी नेता, संगठन मंत्री लगातार लखनऊ में मौजूद रहे। 3 दिन तक मैराथन बैठकों का दौर देखने को मिला। 5KD यानी 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास से लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक तमाम नेताओं से मुलाकात हुई, रिपोर्ट बनाई गई, केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी भी गई, और उसके बाद आखिरकार अहम निर्णय लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री को वहां बुलाया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज कई सारी चीजों से पर्दा उठ भी जाएगा, और क्या वाकई मंत्रिमंडल विस्तार किया जाना है या उसको लेकर के AK शर्मा को क्या पोर्टफोलियो दिया जाता है, ये सारी बातें आज साफ हो पाएंगी। और कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री के वापस लखनऊ लौटने तक आधी से ज्यादा चीजों से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन इस सारी चीजों के बीच जो राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई हैं, जो गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी तौर पर शुरू हुई हैं, वो खत्म हो पाती है कि नहीं 8 महीनों के बाद तक भी, ये भी देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि AK शर्मा को जिस तरह का पोर्टफोलियो दे जाने की सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त नहीं था, और शायद यही वजह थी कि पोर्टफोलियो तो छोड़िए, मंत्री पद देने तक के लिए भी शायद वो राजी नहीं रहे होंगे। और यहाँ से लेकर ये बात अब दिल्ली तक पहुंच गई है। आखिर क्या होता है, क्योंकि AK शर्मा की बात की जाए तो ब्यूरोक्रेट हैं, कहीं ना कहीं ये कयासें लगाई जा रही थी कि उनके हाथ में ब्यूरोक्रेसी की भागदौड़ दी जाएगी, उन्हें मंत्रिमंडल में वो पोजीशन दी जाएगी जो पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर पाए। क्योंकि पिछले 4 सालों में उस पूरी रिपोर्ट में, चाहे वो BL संतोष ने बनाई हो या फिर खुद राधा मोहन सिंह ने बातचीत करके मंत्रियों से, विधायकों से, कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। अधिकारी और जो भारतीय जनता पार्टी के आला नेता हैं या मंत्री हैं, उनके बीच सामंजस्य। अभिषेक एक बहुत अहम सवाल है, अहम सवाल। आपके सवाल से एक सवाल निकालता हूं कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। ये अधिकारी भी तो दिल्ली ही पोस्ट करता रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो जो शीर्ष अधिकारी हों, चाहे गृह विभाग के हों, चाहे सूचना विभाग के हों, चाहे जितने अन्य विभागों के अधिकारी हों, ये भी तो केंद्र के इशारे पर ही या केंद्र की सहमति या केंद्र की राजीनामे के बाद ही पोस्ट होते रहे ना, शीर्ष पर। नीचे के भले ही DM कलेक्टर ये यहाँ योगी आदित्यनाथ का जो सचिवालय है या नियुक्ति विभाग पोस्ट करता रहा हो, लेकिन जो दिल्ली से तय होता है कि अधिकारी दिल्ली से, अधिकारी भी तो उत्तर प्रदेश में पैराट्रूपिंग कराई जाती रही है। इस पर क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल दुर्गेन जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि पैराट्रूपिंग कराई जाती है। चाहे लिस्ट वहां से जारी की जाती होगी, देर रात यहाँ से लिस्ट दोबारा जारी की जाती है, चाहे वो कॉपीड लिस्ट हो, लेकिन वो अधिकारी जब यहाँ भेजे जाते हैं तो वो सामंजस्य जो यहाँ के मंत्री और विधायकों को बनाना चाहिए या जो उनको कहा जाता है करने के लिए, कहीं ना कहीं वो सामंजस्य की कमी है। यहाँ कुल मिलाकर जो रिपोर्ट राधा मोहन सिंह या बाकी लोगों ने बैठकर विधायकों से, मंत्रियों से बात की थी, कई सारे एक मंत्रियों ने तो यहाँ तक कहा कि उनके विभागों के प्रमुख उनकी बात को सुनने से तक इनकार कर देते हैं। तो ये वो कई सारी बातें हैं, और निश्चित तौर पर मकसद बिल्कुल साफ है कि ब्यूरोक्रेसी की लगाम को पूरी तरह से दिल्ली तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी सीढ़ी खुद AK शर्मा हो सकते हैं, और शायद यही वजह है कि उनको इस तरह की पोजीशन पर लाने की बाकायदा कवायद की जा रही है। देखना होगा क्या होता है आखिर निर्णय। लेकिन ये जरूर है कि चाहे पैराट्रूप कराकर अधिकारी यहाँ लाए जाते हों या खुद केंद्रीय शासन की तरफ से सजेस्ट किए जाते हों, लेकिन वो यहाँ पर आकर के जिस तरह से अपनी कार्यप्रणाली दिखाते हैं, उससे कहीं ना कहीं यहाँ के नेताओं को या यहाँ के मंत्रियों को बिल्कुल गुरेज है। और यही शायद वजह है कि अब उन सारी चीजों के बीच एक बड़ा ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं उस ब्रिज का नाम AK शर्मा रखा जा रहा है। जी ठीक है। अभिषेक, एक सवाल और चाहूँगा अभिषेक से। अभिषेक, कल शाम को अचानक लोक भवन और विधान भवन के आसपास
ज़्यादा हलचल थी, पुलिस की ज़्यादा हलचल थी। तमाम जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, भारी संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ वगैरह वहाँ जो अर्धसैनिक बल हैं वो पहुँचे थे। वो क्या मसला था? क्या वो एक सामान्य रूटीन चेकअप था, सामान्य रूटीन चेक था, या कोई ऐसा कोई अंदेशा या कोई घटनाक्रम परिवर्तित होने के मुताल्लिक इस तरह की सुरक्षा बढ़ाई गई थी? क्या खबर है अभिषेक आपके पास? बिल्कुल दुर्गेश जी, पिछले एक हफ्ते में हमने कई बार इस तरह की गहमी देखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने जा रहे हैं आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर उत्तर प्रदेश की, ये खबर बीते 2 दिन पहले उड़ी, और इस कदर उड़ी कि तकरीबन सभी मीडिया के चैनल्स, अखबार के बड़े वरिष्ठ लोग वहां पर पहुंच गए थे, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर मौजूद नहीं थे। उस वक्त भी वहां फोर्स मौजूद नहीं थी और लोक भवन में अचानक से फोर्स तैनात कर दी गई। तो निश्चित तौर पर जो गहमी है वो तेज हो रही है, और सुरक्षा के लिहाज से भी इस बात को आला अधिकारी भी समझ रहे हैं कि पता नहीं ऊंट किस करवट बैठे, लिहाजा अपनी पेशन गोई को सामने रखने के लिए हर कोई वहां पर परेड मार्च करने पहुंच रहा है। इससे पहले गवर्नर हाउस पर लोग नहीं देखे गए जितना लोक भवन और इस समय विधानसभा के बाहर देखे। अभिषेक, इनकी कोई कमांड वमांड है कि अपने आप ही ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह पुलिस जहां होता मुंह उठा के चल देती है? कोई कमांड है, कोई गृह विभाग नाम की कोई चीज है उत्तर प्रदेश में कि भाई आपको यहाँ जाना, कोई अधिकारी इनको कंट्रोल करता है कि अपने मन से ये अपनी चेहरा चमकाने के लिए जाने लगते हैं? क्या स्थिति अंदर चल रही है जो वहां के शासन सत्ता की, लखनऊ की? जी हाँ, बिल्कुल दुर्गेन जी, ये बात साफ है कि जैसे जैसे यहाँ पशुपेश बढ़ा और कहीं ना कहीं गृह विभाग को लेकर के कयासें तेज हुई हैं, वैसे वैसे जो अधिकारी हमेशा से ही मलाईदार पदों पर रहे हैं, इस पूरे 4 साल में उनकी घबराहट उतनी ही बढ़ गई, और वो उनके मन में निश्चित तौर पर ये बात आई कि अगर कहीं गृह विभाग मुख्यमंत्री से हटता है और कहीं वो AK शर्मा के पास चला जाता है तो निश्चित तौर पर परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसलिए कई लोग अपनी मुंह दिखाई के लिए भी पहुंचे, कई लोग ये भी बताने के लिए पहुंचे कि उनका कितना समय बचा है, वो डेपुटेशन पर जाने वाले हैं या DAVP में उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख रखी है। तो निश्चित तौर पर गृह विभाग कंट्रोल करता है, लेकिन इस वक्त गृह विभाग भी अंदरूनी तौर पर बहुत पशुपेश में है कि आखिर वो जाएगा कहाँ। जी अभिषेक जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं आज जो तमाम अटकलें, तमाम कयास जो पिछले 1 महीने से लग रहे थे, संभवतः आज उसमें विराम लग जाएगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। दिल्ली से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे सीएम योगी, JP नड्डा से मुलाकात के बाद मिलने जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 1:30 बजे के करीब राष्ट्रपति भवन